देखो, अगर जैसे आप लोगों को ना कभी भी आइडेंटिफाई करना है कि आपने अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं क्या आपको अच्छे से आ गए हैं या नहीं, तो उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। आप एक प्रैक्टिस होती है जिसे बोलते हैं रिट्राइव प्रैक्टिस। आप क्या करो, आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है या जो भी रिवाइज करा है, आप एक बार उसे कॉपी पर जरूर लिखने की कोशिश करो, कितना आप रिकॉल कर पा रहे हो, कितना आप रिट्राइव कर पा रहे हो। अगर आप रिट्राइव बहुत कम कर पा रहे हो, इसका मतलब है अभी वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में गया ही नहीं है। और अगर कोई कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में नहीं गया है तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे हम उसे यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये दरअसल में लर्निंग की एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक होती है जो आपको इस्तेमाल करनी है कि कोई भी चीज़ जैसे आपने रिवाइज करी है नहीं पढ़ी, तो आराम से जब भी आपको थोड़ा सा सेपरेट टाइम मिले, कॉपीज अपनी बाकी बंद कर लो, एक बस रिकॉल वाली कॉपी अलग से निकाल लो जिसमें आपने उस दिन जो भी पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट आपने समझा है, जो कॉन्सेप्ट आपने खत्म करे हैं, रिवाइज करे हैं, उन्हें रिकॉल करने की कोशिश करो। और उसके बाद ये जरूर एनालाइज करो कितना रिकॉल कर पा रहे हो आप, क्योंकि जाहिर सी बात है जो चीज रिकॉल नहीं कर पा रहे हो वो अभी आपके दिमाग में नहीं गई है, उसे अलग से नोट डाउन कर लो कि अभी हमें उसे पढ़ना बाकी रह गया है या अभी उसे और अच्छे से हमें कवर करना है। तो ये एक बहुत ही यूजफुल प्रैक्टिस होती है। मतलब ये मैं आपको बता दूं, ये अभी तक मेरे साथ जितने अच्छे बच्चे रहे हैं जिन्होंने अच्छे रिजल्ट निकाले, लगभग सभी ये प्रॉपर्टी फॉलो करते थे, सभी ये प्रोसेस फॉलो करते थे। तो वही वाली बात है, छोटी मोटी टेक्निक्स हैं, ऑलवेज यूटिलाइज दीज टेक्निक्स जो आपको आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा गाइड करेंगी, हेल्प करेंगी। अच्छा, इसके साथ साथ एक बात ज़रूरी है, ये मतलब वो नहीं कड़वी दवा होती है, इसको फॉलो करना ना थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों? क्योंकि आप हम अपने आप से ना बाई इट्स नेचर काहिल हैं बहुत बुरी तरह से। होता क्या ना कि हमें पता है कि इसको करने से हमारी परफॉर्मेंस में इन्हांसमेंट आएगा, और परफॉर्मेंस में अगर इन्हांसमेंट आए या ना आए, अबे साला एनालाइज तो कर पाएंगे ना कि हमें ये चीज़ आई, ये चीज़ नहीं आई है। लेकिन फिर भी इसके लिए हमें एक स्टेप आगे काम करना पड़ेगा ना। अभी अपन ने 1 घंटा बैठ के रिविजन करा है या 2 घंटा लेक्चर लिया है, फिर साला आखिरी के 15 मिनट में ये भी सोचो कि कितना रिटेन कर रहे हैं। तो अब ये जो एक्स्ट्रा 15 मिनट है ना, ये हमें बड़ी ट्रबल देते हैं। और जाहिर सी बात बता रहा हूँ, अभी हम लोगों ने शायद कितना टाइम लगाया, 5 मिनट लगाया, इस तरह टाइम नहीं लगाए चीज़ों को रिकॉल करने में। तो वहां पर थोड़ा सा आप और टाइम दोगे, ज्यादा 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे। लेकिन ये एडिशनल 15 मिनट हमारा माइंड ना फिर 50 बहाने हम बनाने लगते हैं। अब 2 घंटे से हम पढ़ रहे थे, क्यों ये 15 मिनट और डालें, या फिर अब खाना खाने का टाइम आ गया है, या 2 घंटे से पढ़ रहे थे, अब तो वो थ्योरी भी बोलती है कि 5 मिनट का रेस्ट तो बनता है। तो अब हम फिर अपने आप को ना जानबूझ के कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो काम ना करें हम, लेकिन उस काम का बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो वहीं पर आपका विल पावर रोल प्ले करता है। आपको बताया कि एक बार आपने करा, 2 बार करा, 4 बार करा, 10 बार करा, 20 बार करा, थोड़े टाइम बाद आपकी हैबिट बन जाएगी, आपकी आदत पड़ जाएगी यार नहीं करके जाना ही है। क्योंकि जब आपको आउटकम मिलेंगे ना, जब रिजल्ट मिलेंगे, तो आपको वो काम करने का और मन करेगा। तब तक के लिए आपको मोमेंटम अपनी विल पावर की हेल्प से डेवलप करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है। मैं तो आपको मतलब जबरदस्ती कराते ही रहूंगा, लेकिन आपको भी करना है। अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं दरअसल में कूलम्स लॉ और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, जो हमने जो पढ़ा था ना, उसके हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके साथ साथ चार्ज के बारे में जो बात हम लोगों ने पढ़ी थी, उसके थोड़े से कॉन्सेप्ट भी हम लोग पकड़ेंगे। अच्छा, लेकिन एक जरूरी बात बता दूं यार, एक कॉन्सेप्ट चार्ज के अंदर रह गया था, वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। चार्ज की जैसे मैंने आप लोगों को बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई थी कि चार्ज हमेशा मास से एसोसिएटेड होता है। ऐसी कोई भी बॉडी जो मैटर नहीं है, जिसमें मास नहीं है, उसमें चार्ज भी नहीं होगा, ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज ट्रांसफरेबल होता है। चार्ज को एक मैटर से दूसरे मैटर पर या एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है। चार्ज ट्रांसफर करने के प्रोसेस में हमेशा कंजर्व रहता है। चार्ज का ट्रांसफर सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो सकता है, प्रोटॉन्स का चार्ज ट्रांसफर में कोई रोल प्ले नहीं होता। भले ही हम पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो, भले ही हम नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो। पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर करने का मतलब होता है कि दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी। मतलब अगर एक बॉडी अपना पॉजिटिव चार्ज दूसरी बॉडी को दे रही है, हम कॉमन लैंग्वेज में यह बोलते हैं कि यह बॉडी अपना पॉजिटिव चार्ज दूसरी बॉडी को दे रही है। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा होता है, जैसे ही आप इन दोनों बॉडीज को टच करोगे, तो जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरी बॉडी से इलेक्ट्रॉन गेन करने लगती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने लगता है। यह बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज हमेशा क्वांटाइज रहता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में ही चार्ज मूव करता है। अच्छा, इन सारी बातों के साथ एक छोटी सी बात रह गई थी कि चार्ज एडिटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? जैसे मान लो मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी थी, मैंने इसको पहले 5 कूलम का पॉजिटिव चार्ज दिया,
इसके बाद इसे -1 कूलम का चार्ज दिया, फिर 2 कूलम का चार्ज दिया, फिर -7 कूलम का चार्ज दिया। 4 अलग अलग स्टेप में मैंने ये 4 चार्ज प्रोवाइड करे और मैंने कहा आप बताओ फाइनल चार्ज इसके ऊपर कितना है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप इन चारों स्टेप को ऐड करके जो टोटल चार्ज आ रहा है वो बता दो, वही इस पर्टिकुलर मैटर पार्टिकल के ऊपर या इस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर चार्ज होगा। ठीक है, तो आई गेस ये निकाल दो होगे, कितना आ जाएगा, +4 +4 +2 +6 +6 -7 -1, यानी इवेंचुअली इस बॉडी पर कितना चार्ज आ जाएगा, -1 कूलम चार्ज आ जाएगा। ये एक्चुअल में थी हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, इसके अलावा फटाफट ये बता दो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला आई एम प्रीटी मच श्योर सारे बच्चों को याद आ रहा है, इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। क्या आ रहा है कूलम्स लॉ का फॉर्मूला याद, कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स आएगा वो आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अच्छा, यहां पर मैंने आपको बताया था, यहां पर Q1 Q2 में अगर आप चार्ज के साइन नहीं रखोगे तो सिर्फ उन दोनों के बीच में जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड पता चलेगा, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि वो फोर्स अट्रैक्टिव है या फिर रिपल्सिव है। अगर ये पता करना चाहते हो तो बस एक काम करो, सारे चार्जेस को आप विद साइन रखो। विद साइन रखने पर अगर फोर्स नेगेटिव आने लगे तो वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अगर पॉजिटिव आने लगे तो वो रिपल्सिव फोर्स होगा। ये सारी बातें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, वेक्टर फॉर्म भी देखा था। एक दो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट रह गए थे, उनको हम लोग पिक करके आज प्रॉब्लम प्रैक्टिस पर ही ज्यादा फोकस रखेंगे। अब देखो यार, आप सबको कूलम्स लॉ तो याद आ गया है, वो क्या होता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। जो बात मैंने आपको बताई है वो याद रखना कि अगर आप सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने में इंटरेस्टेड हो तो आपको Q1 Q2 का साइन रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। बट अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का या रिपल्सिव, तो आप दोनों के साइन रख देना। अगर फोर्स नेगेटिव आने लगे तो अट्रैक्टिव नेचर होगा, पॉजिटिव आने लगे तो रिपल्सिव नेचर का होगा। अच्छा, अब मैं यहां पर आपसे एक बात बोलूंगा, आपको याद होगा ये 1/4πε0 जो होता है इसे हम लोग के से भी डिनोट करते हैं, और लास्ट क्लास में मैंने आपको इसकी वैल्यू भी बताई थी 9 × 10⁹ और यूनिट क्या आ रही थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और मैंने कहा था इस वैल्यू का इस्तेमाल करके ε0 की वैल्यू निकालिएगा। अगर आपने निकाली है तो मिल गया होगा 8.85 × 10⁻⁻12, और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दोगे ना, इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दोगे क्या हो जाएगा, क्यों रेसिप्रोकल करोगे, अरे यार ε0 को उधर भेजो और इस टर्म को नीचे भेज दो, तो यूनिट पूरा इनवर्स हो जाएगी। तो न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स कूलम स्क्वायर। आई होप एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड दिस कंफर्टेबली। ठीक है, अच्छा अब एक जरूरी बात बता दूं आगे चलने से पहले, दरअसल में जो फॉर्मूला है ना ये कुछ बड़ा सा फॉर्मूला है, हमने क्लास 11 में, और सिर्फ क्लास 11 में नहीं 9 में भी पढ़ा है ये फॉर्मूला। कहाँ पढ़ा था, ग्रेविटेशन। ठीक है, कि जैसे न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बताया था, दो मासेस जो r डिस्टेंस पर हैं उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स होता है Gm1m2 अपॉन r², और अगर दो पर्टिकुलर चार्जेस r डिस्टेंस पर हो तो उनके बीच में फॉर्मूला होता है Q1 Q2 अपॉन r²। ये फॉर्मूला दिया था कूलम ने और ये फॉर्मूला दिया था न्यूटन ने। न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था अराउंड 1687 में, कूलम ने ये लॉ दिया था अराउंड 1985 में, लगभग 100 साल के बाद, विच इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत ज्यादा लंबा ड्यूरेशन है। लेकिन जाहिर सी बात है दोनों में काफी सिमिलैरिटीज है, जैसे यहाँ पर भी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ पर भी यूनिवर्सल कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मासेस का प्रोडक्ट है तो यहाँ पर चार्ज का प्रोडक्ट है। यहाँ पर दरअसल में अगर डिस्टेंस का स्क्वायर है दो मासेस के बीच में, तो यहाँ पर चार्जेस के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर है। लगभग एक तरह से ये पूरा का पूरा फॉर्मूला कैसा था, कॉपीड टाइप का ही फॉर्मूला था। तो न्यूटन क्यों नहीं डिस्कवर कर पाए, क्योंकि वो चार्जेस के ऊपर काम कम कर रहे थे। मतलब चार्जेस के ऊपर काम करना ना बहुत बाद में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मतलब जो हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस करना स्टार्ट करा था चार्जेस को बहुत बाद में स्टार्ट करा था। तो आई डोंट नो आप लोगों ने कितना देखा है या कितना नहीं देखा, बट अगर आप मीम कल्चर फॉलो करते हो तो आपने इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर एक मीम देखा होगा। देखा है, ये वाला देखा है, नहीं देखा तो आप देखो। ये किसकी, ऐसा नकल करने की, अच्छा कॉपी करने की, हाँ तो ये है वही, मतलब न्यूटन का काफी कुछ। अच्छा एक्चुअल में पता है ये होता है साइंस के अंदर बहुत बार होता है, जैसे मैंने आपको बताया कई बार चीजें ना एनालॉजी से भी निकलने लगती है। जैसे न्यूटन ने ऑब्जर्व कर लिया था यार मासेस के बीच में, उनके डिस्टेंस के बीच में उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कोई ना कोई रिलेशन होता है। तो जब
मैंने बताया न्यूटन के टाइम पर चार्जेस के बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं पता थी, तो जब बाद में चार्जेस की इंफॉर्मेशन पता चलने लगी तो किसी साइंटिस्ट का दिमाग चला, अच्छा वो न्यूटन ने ऐसा करा था, एक बार मैं क्रॉस चेक करता हूँ। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप करे, रिजल्ट मिले और रिजल्ट उन्हें बिल्कुल इसी फॉर्मूले की तरफ लेकर गए जैसा न्यूटन को लेकर जा रहे थे। और आपको एक बात बता दूं, ऐसा आप सिर्फ न्यूटन और कूलम लॉ के बीच में नहीं देखोगे, ऐसा आप आगे चलकर और भी बहुत सारे पैरामीटर्स के बीच में ऐसा रिलेशन देखोगे कि किसी ने ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप करा। जैसे एक और आप जैसे अगर आपने क्लास 11 में केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के अंदर ऐसा रिलेशन मिला होगा। डी ब्रॉगली से पहले एक जो कॉन्सेप्ट आया था हमारा प्लांक का, तो प्लांक ने बताया था कि लाइट वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है और वेव की वेवलेंथ उन्होंने निकालना बताया, मतलब लाइट की वेव की वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला बता दिया था कि एनर्जी इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा होता है। उसके बाद आए क्या नाम है, डी ब्रॉय, उन्होंने कहा कि लाइट अगर वेव और मैटर दोनों हो सकती है तो मैटर भी दरअसल में लाइट की वेव की तरह बिहेव कर सकता है, तो उन्होंने वेव की वेवलेंथ निकाल ली। और ट्रस्ट भी उन्होंने बस पता है जो फॉर्मूला था फोटोन के मोमेंटम का, बस उसको थोड़ा सा चेंज करा, ट्वीक करा और उन्होंने अपना रिजल्ट, अच्छा लेकिन ऐसा नहीं कि फॉर्मूला इंटरचेंज कर दिया तो काम चल गया, उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बैकअप के लिए होने चाहिए कि हाँ भाई आप जो बात बोल रहे हो वो सही है और उन्हें वो रिजल्ट मिले। तो आपको कई बार साइंस में ऐसी एनालॉजीज देखने को मिलेंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है यूनिवर्स का एक लॉ होता है, चीजें आपस में कई बार कोरिलेट करती हैं और कई बार वो सही रिजल्ट देती हैं। ठीक है, चलो फिलहाल अपनी डिस्कशन को अब आगे बढ़ाते हैं। एक हमारे पास मॉडिफाइड कूलम्स लॉ है। अच्छा, हमारे पास जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, अभी हमने उसका कोई मॉडिफाइड फॉर्म नहीं पढ़ा है, लेकिन इसका मॉडिफाइड फॉर्म है। यही चीज कूलम लॉ को थोड़ा सा अलग बनाती है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। क्या चीज अलग है? अगर हम लोग चार्जेस को वैक्यूम में रखने की बजाय किसी और मीडियम में रख दें, जैसे आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला दरअसल में कूलम्स लॉ का तभी वैलिड होता है, या ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब चार्जेस वैक्यूम में रखे हों। चार्जेस अगर वैक्यूम में नहीं है, किसी और मीडियम में रखे हैं, जिस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, जैसे में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की फिजिकल क्वांटिटी होती है, जैसे मैटर के पास मास होता है, चार्ज होता है, तो इस मास और इस चार्ज की वजह से उसके अंदर एक और फिजिकल क्वांटिटी डेवलप हो जाती है बाय वर्च्यू बाय नेचर, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग जब मैग्नेटिज्म टॉपिक पढ़ेंगे तब ज्यादा डिटेल में समझेंगे क्या है, लेकिन अभी के लिए ऐसा मान के चलिए अलग अलग मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है। तो अगर आपने चार्जेस को किसी के मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम में रख दिया, तो कूलम लॉ का जो फोर्स का फॉर्मूला आएगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो हो जाएगा 1/4πε0, ये स्मॉल के लिखा हुआ है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को स्मॉल के से डिनोट करते हैं हम लोग, और 1/4πε0 को कैपिटल के से डिनोट करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस। तो ये के आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर बस छोटी सी बात याद रखिएगा, के एक्चुअल में क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। और आपको दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेरे भाई याद रख लेने हैं, क्योंकि ज्यादातर ये दिए नहीं जाते। एक तो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैक्यूम का, यानी के अगर मैंने कहा कि वैक्यूम का बताओ, तो यार आपको पता है अगर ये वैक्यूम होगा तो ये के की जगह कुछ नहीं लिखा होता है, 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। दूसरा वाटर का बड़ा इंटरेस्टिंग है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का निकालना बड़ा जरूरी है, वाटर का बड़ा यूजफुल है, 80 ये। अच्छा, एक जरूरी बात, ये यूनिटलेस प्रॉपर्टी होता है, तो आपको ये एक तरह का रेशियो होता है एक तरह से, तो आपको इसका कोई यूनिट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये यूनिटलेस रहेगा, सिर्फ इसकी वैल्यू रहेगी। अच्छा, वैक्यूम और एयर का जो के है दोनों लगभग लगभग 1 लेते हैं हम। अच्छा, एक जरूरी बात बता दूं, कल को अगर तुम बड़े साइंटिस्ट बन गए, हालांकि मतलब चांस बहुत कम है, क्योंकि तुम जाहिर सी बात है साइंटिस्ट बहुत ही कम लोग बनना चाहते हैं, ज्यादातर तो किसी ना किसी अच्छी खासी जॉब में। अरे दैट्स वेरी नाइस यार। तो मैं ये नहीं कह रहा बन नहीं सकते, मैं कहता हूँ लोग इंटरेस्ट कम लेते हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेना चाहिए ज्यादा यार। ठीक है, दुनिया को ना ज्यादा साइंटिस्ट, इंजीनियर और डॉक्टर चाहिए, टिकटॉकर और इंस्टाग्राम रील बनाने वाले नहीं चाहिए जो ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, वहां पर एक जरूरी बात बताऊंगा, तब आप जब उस लेवल पे पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने जो बात बोली है गलत बोली है। तो गलत नहीं, एक्चुअल में हमें जितनी अभी साइंस पढ़नी है उसके हिसाब से सही बात है। एक अप्रोक्सीमेशन लेके मैं बोल रहा हूं कि एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, लेकिन अगर आप बहुत बड़े साइंटिस्ट बनते हो और आपको बहुत डिफिकल्ट कंडीशन में चार्जेस का डील करना है, अलग अलग सिचुएशन में जहां पे छोटी मोटी गलती भी मायने रखती है, तो वहां पर आप के ऑफ एयर 1 नहीं लोगे, फिर जो एक्चुअल में होता है, जो माइन्यूट वैल्यू होती है, वो आपको इन्वॉल्व वहां करनी पड़ेगी। ये अप्रोक्सीमेशन के अंदर होती है। ठीक है, चले आगे बात करें। अच्छा, आगे बात करने से पहले, जैसे मैंने आपको बार बार बोला है, फिर बोल रहा हूं,
हर चीज को कॉन्सेप्चुअली एनालाइज करिए। जैसे अभी तक मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फॉर्मूले में इस्तेमाल नहीं करा था, अब कर रहा हूं। तो अब एज अ स्टूडेंट बस आप ये सोचो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और कूलम फोर्स के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन या इनवर्स रिलेशन? इनवर्स रिलेशन है। और इनवर्स रिलेशन होने का मतलब क्या है कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा तो दो चार्जेस जो सेम डिस्टेंस पर रखे हैं वैक्यूम में और एक मीडियम में, तो उनके बीच का फोर्स डिक्रीज कर जाएगा। किस वैल्यू से डिक्रीज करेगा? जितना उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब अगर आप मेरी बात समझ पाए हो, सुन पाए हो ढंग से, तो मुझे उम्मीद है आप ये बात भी पकड़ लोगे अब जो मैं बोलने वाला हूं, कि अगर सेम चार्जेस को हम सेम डिस्टेंस पे वैक्यूम में रखें और वैक्यूम की बजाय वाटर में रख दें, तो वाटर में इन दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स होगा वो ऑलमोस्ट वैक्यूम के फोर्स के कंपैरिजन में 80 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। 80 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। यू कैन इमेजिन, मतलब पहले अगर 2 कूलम चार्ज लग रहा था तो उसके बाद 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो अब 2/80 आ जाएगा, यानी ऑलमोस्ट 1/40 हो जाएगा। पिछली बार से ऑलमोस्ट 80 टाइम्स कम हो जाएगा। सिर्फ क्या करने पे? सिर्फ वाटर में रख देने पर से, और कुछ नहीं करना। चार्ज आपने वही लिया, डिस्टेंस वही ली, और कुछ छेड़खानी नहीं करी, बट फिर भी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स में ऑलमोस्ट 80 यूनिट्स का क्या आने लगा? कमी आने लगी। अच्छा, ये वैल्यू कैसे निकालते हैं? एक्सपेरिमेंट निकाली जाती है। अदरवाइज अब निकालने की आपको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे साइंटिस्टों ने पहले बहुत मेहनत हमारे लिए कर ली है। तो बहुत सारे एक्चुअल में डेटा टेबल होते हैं, जिन डेटा टेबल का इस्तेमाल करके आप सीधे ये वैल्यूज इस्तेमाल कर सकते हो। उन्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी, उन्हें ऐसे सेटअप बनाने पड़े थे जिन सेटअप्स की हेल्प से हम लोग ये सारी वैल्यूज अलग अलग तरीकों से मेजर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आपको एक्सपेरिमेंट करने को मिलेंगे नहीं, बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन आपको उस जगह पर पहुंचना पड़ेगा। मेरे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसे सेटअप्स बहुत ही एक्सपेंसिव आते हैं और बहुत ही जगह ऑक्यूपाई करते हैं और बहुत टाइम चाहिए होता है उन्हें बताने समझाने के लिए। ठीक है, तो जब उस जगह पर पहुंचोगे तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी भी। जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, MIT का नाम सबने सुना होगा, ठीक है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब इंजीनियरिंग का शायद वर्ल्ड का सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग करने के लिए। और ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट के मतलब प्रीमियर इंस्टीट्यूट की खास बात ये थी ना, वहाँ पर हर चीज़ बहुत अच्छे से करी जाती है। ये अच्छी बात है, यही चीज़ उसको नंबर 1 बनाते एक तरह से। मतलब मैं आपको बताऊँ उस इंस्टीट्यूट के बारे में खास बात ये कि वहाँ पर एक्चुअल में जेम्स वाट ने जो पहला इंजन बनाया था वो भी रखा हुआ है। तो आप जाकर उसे देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, प्रोफेसर लेके जाते हैं, समझाते हैं उन्होंने क्या थॉट प्रोसेस डाला था, क्या करा था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं। तो वही वाली बात है, अगर आपको ऐसी चीज़ें करने का मन है, करने का इच्छा है, तो आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। ये चीज़ें हमारे पास एक्सेसिबल नहीं होती है। हम क्या एक्सेस करके आपको दे सकते हैं? वहाँ तक पहुँचाने का रास्ता, कि वहाँ तक आप पहुँच जाओ, फिर आपको तो मतलब फिर तो बहुत बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, चलो तो अब आ जाते हैं अपने प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे। अभी तक 2 क्लासेस में हमने जो पढ़ा है उसके ऊपर फटाफट प्रैक्टिस करनी है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में होमवर्क में दिया था, आई एम प्रीटी मच श्योर किसी ने नहीं करा था, सब भूल गए। चलो इसको कर लो, निपटा दो अभी निपटा दो। हाँ, आई नो। फ्री पिच बॉल का मतलब है हाँ ऊपर से नीचे गिर सकती है। पिच बॉल का मतलब इस तरह की छोटी छोटी मेटल बॉल्स होती हैं। ठीक है, पिच बॉल का मतलब इस तरह की छोटी छोटी बॉल्स होती हैं। और फ्री का मतलब है आराम से, अगर आप उसे फ्रीली छोड़ोगे तो ऊपर से नीचे गिर जाएगी। ठीक है, आराम से रीड कर लो क्वेश्चन को, सिंपल सा क्वेश्चन है। और फिर से पहले बात बोलूंगा, आपको कॉन्सेप्चुअली सोचना है क्वेश्चन को, कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लगाने वाले हो। एक बार फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसके बाद बस ये सोचना कौन सा मैथमेटिकल फॉर्मूला लगेगा या क्या मैथ लगेगी। कहां पर वो आपको सोचना है कि जो दूसरा क्वेश्चन में गिवन है वो चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, क्या मैग्नीट्यूड होना चाहिए। वो टोटली आपका थॉट प्रोसेस है। तो क्वेश्चन में आप लोग को पढ़ के बता देता हूं क्या बोल रहा है। हमसे कह रहा है एक फ्री पिच बॉल है। अच्छा, ये क्वेश्चन का फिगर नहीं है, ये पिच बॉल आपको दिखाने के लिए कि पिच बॉल ऐसी दिखती है, छोटी छोटी मेटल बॉल्स होती है। फ्री पिच बॉल का मतलब है कि एक ऐसी बॉल है जिसका मास 8 ग्राम है। फ्री का मतलब है गिरने के लिए फ्री है, वो बंधी नहीं हुई है किसी भी चीज से।
फ्री इसलिए बोला गया क्योंकि यूजली जब हम लोग लैब में पिथबॉल का इस्तेमाल करते हैं ना, उन्हें ऐसे नॉन कंडक्टिंग थ्रेड से हम लोग बांध के रखते हैं। फ्री पिथबॉल बोलने का बस इतना मतलब है कि ये मूव करने के लिए फ्री है, और अगर हवा में छोड़ दी तो भाई पक्का नीचे गिरेगी, कहीं और नहीं जाएगी। ठीक है, आगे कह रहा है कि भाई इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी हमें पता है 5 × 10⁻⁸ कूलम, ये भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। इसके साथ एक बात और बोली है कि व्हाट मस्ट बी नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू अ सेकंड पिथ बॉल। अब हमारे पास एक दूसरी पिथ बॉल है जो पहली वाली पिथ बॉल से 5 सेंटीमीटर नीचे रखी हुई है। क्वेश्चन जब भी आपको इस तरह से अगर रिक्वायर्ड हो फिगर बनाने की तो जरूर बनाते हुए चलिए, क्योंकि तब पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर होगी और कॉन्सेप्ट बड़े आराम से अप्लाई कर पाओगे। तो सेकंड जो पिथ बॉल है वो 5 सेंटीमीटर नीचे रखी है। क्वेश्चन सेकंड पिथ बॉल के बारे में यह है कि इस पिथ बॉल पर चार्ज कितना होगा और किस टाइप का होगा। टाइप का मतलब दो ही टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो हमसे चार्ज भी पूछा है और टाइप भी पूछा है, लेकिन किस लिए पूछा है। तो क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, आगे बोल रहा है कि अगर हम इस दूसरी बॉल को चार्ज प्रोवाइड करें और एक सर्टेन टाइप का चार्ज प्रोवाइड करें तो पुरानी बॉल है वो हवा में ही रुकी रहे। अपर बॉल इज स्टेशनरी का मतलब है वो हवा में ही रुकी। तो आपको बस अब इतना सोचना है कॉन्सेप्चुअली, ये जो बॉल है, अगर मान लो मेरे पास हाथ में एक बॉल होती और मैं छोड़ देता जिसके ऊपर चार्ज होता और नीचे एक चार्ज बॉल रखी होती, तो ये हवा में बॉल रुकी कैसे रहती। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, क्या चीज लगेगी यहां पर। बिल्कुल सही बात है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम फोर्स बैलेंस हो जाए। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हम लोग क्यों लगाएंगे, अरे क्योंकि लॉजिक बोल रहा है हमें, क्वेश्चन बोल रहा है हमें इस पुरानी वाली बॉल को हवा में रोक के रखना है। तो एक बॉल हवा में तभी रुक सकती है जब उस पर लगने वाले सारे फोर्स क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। कोई भी चीज स्टेशनरी तभी रह सकती है जब वो बैलेंस फोर्स के इन्फ्लुएंस में हो। अब एक नॉर्मल बॉल डेफिनेटली कहां गिरना चाहेगी, नीचे। ये हमारी फर्स्ट बॉल है, ये चीज अलग रख लेते हैं। ये क्वेश्चन से हमने इंफॉर्मेशन निकाली है, मतलब ये सारी चीजें हम लोगों को गिवन है। अब सिचुएशन समझते हैं। फर्स्ट बॉल नीचे गिरना चाहती है। अच्छा, फर्स्ट बॉल को नीचे गिराने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या लिखोगे, mg। इस केस में क्या आ जाएगा, 8 × 10⁸ g नहीं आएगा। आपको मास ग्राम में दे रखा है, अगर सब कुछ SI यूनिट में चाहिए तो 8 × 10⁻³ ग्राम करो और साथ में g को मल्टीप्लाई कर दो। g लगभग 10 ले लो, 9.8 लो, ज्यादा एक्यूरेट आएगा। मैं अभी कैलकुलेशन इजी रखने के लिए 10 ले रहा हूं। अच्छा, अब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में डेफिनेटली ये बॉल नीचे गिरती, पर अगर अपन इसको रोक के रखना चाहते हैं तो इस पर ऊपर की डायरेक्शन में भी एग्जैक्टली इसी मैग्नीट्यूड का फोर्स होना चाहिए। और ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो कौन लगा सकता है, सिस्टम में इकलौती चीज अवेलेबल है सेकंड पिथ बॉल। अब इसके ऊपर भी खुद एक पॉजिटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है दूसरा फोर्स जैसे ऊपर की तरफ बैलेंस कर सकता है वो है चार्ज, कूलम फोर्स। और कूलम फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में तभी आएगा जब ये सेकंड वाली पिथ बॉल इसे रिपेल करे, क्योंकि अगर अट्रैक्ट करती तो वो फोर्स नीचे आता। और रिपल्सिव फोर्स के लिए दोनों चार्जेस सेम टाइप के होने चाहिए। तो अगर ये पॉजिटिव था तो नीचे वाला भी। तो एक आंसर तो निकल आया कि जो सेकंड बॉल है उस पर चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए। हमें ये नहीं पता कितने मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, तो अब अभी ये तो पता चल गया क्यों होना चाहिए, लेकिन ये निकालना पड़ेगा कितने मैग्नीट्यूड का है। तो अब कॉन्सेप्ट तो पकड़ में आया। अब आप बस सोचो इस क्यू को निकालने के लिए मैथ क्या लगाओगे, इस क्यू को निकालने के लिए मैथ क्या लगाओगे। आप इस फोर्स को Fe को किसके बराबर कर दोगे, mg के बराबर, बस खत्म। ये कॉन्सेप्ट चलेगा। तो सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो फॉर अपर बॉल टू बी स्टेशनरी, अपर बॉल के स्टेशनरी रहने के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है वो mg के बराबर होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फोर्स आप निकालोगे कैसे, कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करके। क्या फॉर्मूला लगा दोगे, 1/4πε0। दोनों चार्जेस ले लेना, 5 × 10⁻³ दूसरा चार्ज है q,
एक मिनट, कितना था? -8, आई एम रियली सॉरी, -8 है, इंटू दूसरा चार्ज Q है, डिवाइडेड बाय इनके बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेना, 5 इंटू 10⁻², और इसका स्क्वायर कर देना। आई होप ये बात तो सबको समझ में आ रही है। और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? m की जगह पर क्या आ जाएगा? m की जगह पर क्या आ जाएगा? मास कितना दे रखा है फर्स्ट बॉल का? 8 ग्राम, तो ये तो आपको पता है, 8 इंटू 10⁻³ इंटू 10, इसकी जगह पे क्या रख दोगे? 9 इंटू 10⁹, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ये वैल्यू रख के यू विल गेट द आंसर, आ जाएगा ना, निकाल लोगे। देखो कॉन्सेप्ट बन गया तो सोल्यूशन तो आ जाएगा, कॉन्सेप्ट बन गया तो सोल्यूशन तो आ जाएगा ना, ये सोल्यूशन नहीं आ पाएगा। ठीक है, आंसर मैं बता देता हूं क्या आएगा, 4.36 इंटू 10⁻⁻7। आंसर जो आएगा जब आप इसे सॉल्व करोगे वो आएगा 4.36 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और ये चार्ज कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव के लिए लॉजिक आया है, पॉजिटिव के लिए अपन ने लॉजिक लगाया था, मैथ नहीं बता पाएगी, लॉजिक बता पाएगा। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट पकड़ में आया। तो देखो इस तरह की प्रॉब्लम्स में आपको फिजिक्स क्या अप्लाई होने वाली है उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना होता है। ये सिनेरियो कोई नहीं बताता। फिजिक्स के न्यूमेरिकल जब बच्चे बोलते हैं सॉल्व नहीं हो रहा, जैसे ये न्यूमेरिकल अगर सॉल्व नहीं हो रहा, इसके पीछे रीजन ये नहीं होता कि मैं कूलम्स लॉ नहीं पता, इतना सिंपल सा लॉ है, सबको पता होता है। प्रॉब्लम क्या आती है, कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई होने वाला है, क्या क्या सिचुएशन में हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, हम उस पर फोकस करने की बजाय अपना पूरा फोकस बस एक ही बात पे रखते हैं। अच्छा चार्ज है, कूलम्स लॉ लगाना होगा, कैसे लगाना है, किस चीज के साथ लगाना है, क्या और कोई मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज तो नहीं होने वाला। इन सारी बातों को जब कॉन्सेप्चुअली आप सोचते हो तो डेफिनेटली प्रॉब्लम बड़े आराम से सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, चलो आगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, धांसू क्वेश्चन है भाई, आराम से एक मिनट रीड करो, मैं हट जाता हूं। तो आई होप क्वेश्चन तो सबने पढ़ लिया, क्वेश्चन सबने पढ़ लिया ना बड़े आराम से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक क्यू चार्ज है, मतलब इमेजिन कर लो हमारे पास बहुत बड़ा क्यू चार्ज है, एक क्यू चार्ज है, उसे दो पार्ट में ब्रेक डाउन करा, Q1 और Q2 में, मतलब एक बहुत बड़ा चार्ज था हमारे पास, इसके दो टुकड़े कर दिए, एक Q1 निकाल दिया और एक Q2 निकाल दिया। कैपिटल Q है, मैंने ऐसे स्मॉल में लिख दिया है, और इनको R डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया। अब ये कह रहा है कि अगर ऐसा करा तो आपको बताना है कि इन सारी सिचुएशन में से Q1 और Q2 पे चार्ज क्या होगा जिससे मैक्सिमम फोर्स आए, फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम आने लगे। तो ये कैसे निकालोगे, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? क्या आपको मैथमेटिकल कोई अप्रोच फॉलो करनी है, या ऑप्शन आपके सामने है तो आप उनको देखकर भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? तो भाई कुछ बच्चे मैक्सिमम विना बोल रहे हैं, मैक्सिमम विना से कर सकते हो लेकिन वो लंबा प्रोसीजर होगा, ऑप्शन आपके सामने है, सिर्फ आपको क्या करना है। अरे भाई आपको पहली बात, पहला ऑप्शन तो पक्का क्या है, गलत है, चार्ज आर के रेशियो में डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, चार्ज अलग अलग नंबर के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब आपको बस ये देखना है कि किस पर कितना चार्ज जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हो ना, ये माइनस में दे रखी है लेकिन है तो इवेंचुअली Q/3। आप नोटिस करो, अगर आप ध्यान दोगे तो ये Q - 2Q/3 है, सॉल्व करोगे तो Q/3 आएगा, यानी जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए डिफिकल्ट टर्म लिख दिया है, ये इवेंचुअली है क्या है, Q/3 है। आपको बस ये सोचना है कि अगर दो चार्जेस, सुनिएगा मेरी बात, अगर दो चार्जेस, एक Q1 है और एक Q2 है जो R डिस्टेंस पर है, तो इनके बीच का फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R²। अब हम ये कह रहे हैं कि हमने या तो चार्ज को इस कॉम्बिनेशन में तोड़ा है या इसमें या फिर इसमें, तो बताओ किस केस में फोर्स मैक्सिमम है, किस केस में फोर्स मैक्सिमम है। तो इसके लिए हम लोग करें क्या, बस हम लोग एक बार Q1 Q2 को बी ऑप्शन से इसके अंदर रख दे,
एक बार सी ऑप्शन से और एक बार डी ऑप्शन से। जिस केस में फोर्स सबसे ज्यादा आ रहा हो वही मैक्सिमम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एक काम तो बी ऑप्शन से रख के देखो, तो यहां पर Q2 की जगह क्या रखोगे, Q/4, और Q1 की जगह इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, Q/3। तो आप यहां पर बी ऑप्शन को ट्राई करो, तो फोर्स इन बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, K, ये आ गया Q/4 इंटू Q/3। एक मिनट, Q/4 और Q/3, ये तो यार गलती है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि इनका एडिशन Q के इक्वल आ ही नहीं रहा, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। क्योंकि भाई अगर चार्ज को आपने दोस्तों में ब्रेक डाउन कराया तो उसका एडिशन तो कम से कम चार्ज के बराबर आए ना, क्योंकि चार्ज एक प्रोसेस में हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। जरा बाकी भी चेक कर लो। अच्छा ये सही हो सकता है, सी और डी सही हो सकते हैं, सी और डी पक्का क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। तो अब सी और डी में चेक कर लो। अब सी और डी में चेक करोगे तो किस पे आ रहा है सबसे ज्यादा फोर्स। अब सी पे अगर चेक करें अपन तो बी तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, अब सीधे सी पे चेक करते हैं बेटा। तो फोर्स इन सी ऑप्शन अगर निकाले तो याद आएगा के, Q1 कितना रख दे, Q/4, और Q2 कितना रख दे, 3Q/4 अपॉन R²। ये रिजल्ट कितना आएगा, K इंटू 3Q² अपॉन 16R²। ऐसे डी ऑप्शन में अगर निकालोगे तो FD कितना आएगा, FD कितना आ जाएगा, K Q² अपॉन 4R²। कैसे आया ये, अरे यार हमने Q1 की जगह क्या रख दिया, Q/2, और Q2 की जगह भी क्या रख दिया, Q/2। दोनों जगह पे, यहां पर भी Q/2 रखो, यहां पर भी Q/2 रखो, Q/2 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 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, Q²/4, वही Q²/4 लिख दिया। अब बस आपको चेक करना है FC और FD में कौन बड़ा है। अरे यार 3/16 बड़ा होता है कि 1/4, रफली चेक कर लो। 3/16 कितना कितना आएगा, लगभग 0.1 समथिंग आएगा ना, लेकिन 1/4 कितना आएगा, 0.25। बड़ा कौन आ रहा है, यही आ रहा है। तो सबसे मैक्सिमम फोर्स किस केस में आ सकता है, इस केस में आ सकता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम में ना मैक्सिमम मिनिमम लगा के टाइम अपना मत इन्वॉल्व करिएगा, आ जाएगा उससे भी आंसर, लेकिन जब ऑप्शन आपके सामने है तो क्विकली आप प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से एक बार रीड कर लो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से एक बार रीड कर लो। पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास 2 कूलम और 6 कूलम का एक चार्ज है, दो अलग अलग चार्ज हैं। एक चार्ज है +2 कूलम का और एक चार्ज है +6 कूलम का। अब जाहिर सी बात है दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दे विल रिपेल ईच अदर, पक्की बात है ना, दे विल रिपेल ईच अदर। और ये दोनों एक दूसरे को 12 न्यूटन के फोर्स से रिपेल कर रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है ये जो फोर्स होता है ये एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है, तो दोनों पर 12 न्यूटन का रिपल्सिव फोर्स लगेगा। कॉन्सेप्ट अभी तक तो ये बोल रहा है। अब ये कह रहा है कि दोनों बॉडीज को आपने -2 कूलम चार्ज दिया। अब दोनों बॉडी को अगर -2 कूलम चार्ज दिया तो इसको -2 दोगे तो एडिटिव प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, 0। तो बड़ी सिंपल सी बात बोलोगे, व्हेन -2 कूलम चार्ज इज प्रोवाइडेड टू बोथ, ठीक है, तो अगर आप -2 कूलम चार्ज प्रोवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 0 कूलम, यानी ये बॉडी कैसी हो गई, न्यूट्रल, और दूसरी वाली बॉडी +4 कूलम। अब एक बात बताओ, अगर एक बॉडी न्यूट्रल है और उसके बगल में कोई चार्ज बॉडी लेकर आओगे तो इनके बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा क्या, या रिपल्शन आएगा क्या, 0 आएगा। क्यों, अरे भाई कूलम क्या कहता है, कूलम्स लॉ कहता है कि दोनों बॉडीज पे कोई चार्ज होना चाहिए। अगर ये वैल्यू 0 रख दी तो पूरा पूरा फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर विल बी 0।
लॉजिक समझ में आ रहा है ना? अच्छा एक बात बताओ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको अभी तक इस चैप्टर का कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ा, या कौन कौन से कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने पड़े? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज यूज करा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी? एडिटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही। इसके अलावा दूसरा कूलम्स लॉ, या तो कूलम लॉ बोलो या कॉमन सेंस बोलो यार। एक बॉडी में अगर चार्ज है दूसरा नहीं है, कूलम लॉ भी वही आंसर देगा जो कॉमन सेंस देगा। ठीक है, सही है, सही है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने, आराम से 1 मिनट का टाइम ले लो, रीड कर लो प्रॉपरली क्या बोल रहा है क्वेश्चन। मैं हट जा रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ क्वेश्चन बोल रहा है दो चार्जेस Q1 Q2 हैं, दो चार्जेस Q1 Q2 हैं, इनके बीच में जो फोर्स है वो F है। मैं ऐसा मान ले रहा हूं दोनों चार्जेस पॉजिटिव थे, तो रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है, ठीक है ये दोनों चार्ज डी डिस्टेंस पे रखे थे, बहुत अच्छी बात। आगे कह रहा है कि आपने अब क्या करा, इन चार्जेस को एक 4 डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू वाले मीडियम में डाल दिया। यानी अब ये दोनों चार्जेस अभी जो वैक्यूम में रखे थे, अब ये दोनों चार्जेस एक मीडियम में रखे हैं। जैसे मान लो ये मैंने मीडियम बना दिया, ये एक मीडियम है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, लेकिन जब आपने इसमें चार्जेस रखे तो चार्जेस अभी भी Q1 Q2 ही रखे, इनके बीच में डिस्टेंस अभी भी D ही रखी। तो अब ये बोल रहा है इसके फोर्स चेंज हो जाएंगे ना, तो ये नया फोर्स F1 बोल दे जिसे, F1 का F के साथ क्या रिलेशन होगा? सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। अरे भाई आपको पता है F क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। और F1 क्या हो जाएगा? क्योंकि यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया है, तो फॉर्मूला क्या चलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां डाल दो, इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों को उठा के अगर डिवाइड करोगे, ये पूरा टर्म ये पूरा टर्म उड़ गया, ये पूरा टर्म ये पूरा टर्म उड़ गया, तो F अपॉन F1 किसके बराबर? 1/4 के बराबर। अब F1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये 1 अपॉन 1/4 आएगा बेटा, ये 4 1 के अपॉन में है ना, मैंने जल्दबाजी में सिर्फ 4 लिख दिया था, 4 लिखना गलत हो जाता। तो अब इस 1/4 और F1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या रिजल्ट आएगा? तो F इंटू 1/4 इज इक्वल टू F1। ऐसी सिली मिस्टेक भी हो सकती है, मतलब जल्दबाजी में मेरे से होने वाली थी, मैंने इसलिए तुरंत ध्यान दे लिया। ठीक है, इसीलिए आपको पूरा फोकस रख के प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, ताकि आपसे से कम सिली मिस्टेक्स हो, या अगर करने भी जा रहे हो तो आपका माइंड इतना अटेंटिव रहे कि यार तुमसे मिस्टेक होने वाली, उसे सही करो। तो F अपॉन 4 किसके बराबर हो गया? F1 के, यानी नया फोर्स पुराने फोर्स से 4 टाइम्स कम हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? F/4, जैसा सब लोग बता रहे थे। अब देखो एक्चुअल में मैंने, कई बच्चों ने तो इसे वर्बली भी सॉल्व कर लिया था, मैंने पूरा क्यों सॉल्व करा? क्योंकि यार आपको स्कूल में एग्जाम तो सब्जेक्टिव ही देना है ना, स्कूल में ऑब्जेक्टिव एग्जाम थोड़ी होगा कि एक ऑप्शन होगा उस पर टिक मारना है आपको। ठीक है, तो इस बारे में ध्यान रखना, दिस इज द पर्टिकुलर वे टू सॉल्व अ सब्जेक्टिव प्रॉब्लम। आपको सब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करने की भी हैबिट डालनी है, एज वेल एज ऑब्जेक्टिवली कैसे सॉल्व करना है ये भी देखना है। दोनों चीजों के बीच में बैलेंस बनाना इसलिए जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा एक मिनट।
चलो, तो आई एम प्रीटी श्योर क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन फिलहाल के लिए बोल रहा है कि दो स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं जिनकी रेडियस लगभग लगभग बराबर है और उनके ऊपर चार्ज है 10 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रोकूलम, और उन्हें कैपिटल आर डिस्टेंस पे हम लोगों ने जब रखा है तो वो दोनों F1 फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सिचुएशन समझ ही गए होगे क्या बोल रही है? दोनों स्फीयर्स की रेडियस सेम है, पर एक पे +10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, सिंबल को माइक्रो बोलते हैं, और दूसरे पे -20 माइक्रोकूलम का चार्ज है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कैपिटल आर है, तो दोनों F1 फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप बस मेरे को एक बात बताओ, इस F1 फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? हर पर्टिकुलर स्फीयर के राइट की तरफ, या फिर लेफ्ट वाले में राइट की तरफ और राइट वाले में लेफ्ट की तरफ? किधर होगी? मतलब जो फोर्स होंगे वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव होंगे? तो जाहिर सी बात है, कई लोगों ने सही बताया, ये अट्रैक्टिव नेचर के फोर्स होंगे, दोनों फोर्स एक दूसरे की तरफ होंगे। बिल्कुल सही, यहां तक ये बात समझ में आई। आगे कह रहा है कि इफ दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट। ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है? मेटालिक स्फीयर थे, ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट डजंट मीन पास में लाए। ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट मीन्स इन्हें टच करा दिया आपने। ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट का कहीं मतलब नहीं होता कि पास में लाए। ये अगर आप कॉमन सेंस लगा रहे हो तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, यहीं पर आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है? दोनों स्फीयर्स को आपने टच करा दिया, और अगर टच करा दिया तो दोनों बॉडीज चार्ज है, तो इनके बीच में चार्ज का ट्रांसफर होगा। बिल्कुल सही। तो अब सिचुएशन क्या है? हम इन्हें कॉन्टैक्ट में लेकर आए। कॉन्टैक्ट में लेकर आने का मतलब है इन दोनों को हमने टच करा दिया। अब जैसे ही टच कराया, लेफ्ट वाले पे अब अकेले 10 नहीं रहेगा, राइट वाले पे अकेले -20 नहीं रहेगा, क्योंकि टच कराते ही दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होंगे, क्योंकि दोनों पे चार्ज अलग अलग था। और अगर दो सिस्टम पे चार्ज अलग अलग है, उन्हें टच में लेकर आए आप, मेटालिक बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी है, तो डेफिनेटली उनके बीच में चार्ज का ट्रांसफर होगा। अब लेकिन किस पे कितना चार्ज ट्रांसफर है हमें नहीं पता, मतलब चार्ज ट्रांसफर तो हो गया, ठीक है। अब कांटेक्ट में लेकर आए तो इनके बीच में कांटेक्ट के टाइम पर चार्ज क्या हो रहा होगा? ट्रांसफर हो रहा होगा। इस मोमेंट पे चार्ज एक दूसरे के बीच में ट्रांसफर हो रहा होगा। और एक बात बताओ, कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों पे चार्ज, जब तक दोनों पे चार्ज इक्वल ना हो जाए, जब तक दोनों पे चार्ज इक्वल ना हो जाए तब तक होता रहेगा। तब तक होगा जब तक दोनों पे चार्ज ओवरऑल इक्वल ना हो जाए, तब तक होगा। या दोनों पे चार्ज अलग अलग हो सकता है? तो आंसर है अलग अलग भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा, सुन लो मेरी बात, ये इस बात पर डिपेंड करेगा स्फीयर्स की रेडियस कैसी थी। अब अगर सेम है तो चार्ज सेम ही रहेगा, अगर रेडियस अलग अलग होती तो चार्ज अलग अलग होता। तो एक बात याद रखना, ये एक्चुअल में थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, ये जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ोगे इस चैप्टर में आगे, तब आपको अच्छे से पकड़ में आएगा। लेकिन अभी बस इतनी सी बात याद नहीं है, उन्होंने बोल दिया ना रेडियस क्या है, सेम है। सेम है इसका मतलब है दोनों को कांटेक्ट में लेकर आओगे, बाद में सेपरेट करोगे, तब भी दोनों पे चार्ज क्या रहेगा? बराबर ही रहेगा। हमें ये नहीं पता कितना रहेगा, लेकिन डेफिनेटली आप कांटेक्ट में लेकर आए, इन्हें सेपरेट करोगे। अच्छा, कितनी डिस्टेंस तक सेपरेट कर रहे हो? सेम डिस्टेंस तक कर रहे हो, यानी फिर से दोनों बॉडीज आपस में बराबर बराबर दूर है, लेकिन अब दोनों पे चार्ज कितना हो जाएगा? बराबर बराबर रहेगा। इस पर अगर Q है तो इस पर भी Q है। बस हमें सवाल है Q निकालना है। क्या Q अपन निकाल सकते हैं? इस प्रॉब्लम में वेरिएबल कितने हैं? अभी तक तो एक ही वेरिएबल है Q। रेशियो निकालना है, मतलब आपको नए फोर्स का रेशियो निकालना है ना, लेकिन इस फोर्स को निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? Q तो निकालना पड़ेगा। अगर हम लोग बोलो 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 बोलो, मैं सुन नहीं पाया पूरी बात। नहीं नहीं, क्या आप एक्चुअल में ऐसा नहीं कर सकते कि 10 में प्लस क्यू करें, -20 में प्लस क्यू करें और उसे सम के बराबर रख दें? इट डजंट मेक एनी सेंस। यहां पर हम चार्ज अपनी तरफ से प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, यहां पर चार्ज बस आपस में क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। फिर से बोल रहा हूं, थिंक ऑफ द कॉन्सेप्ट जो यहां पर अप्लाई होने वाला है। एक बार आराम से सोचो, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
भले हमें दोनों फोर्स के बीच में रेशियो निकालना है, लेकिन उससे पहले चार्ज तो निकालना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में चार्ज निकालने के लिए आप अपना कौन सा पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे? नेगेटिव वाला पॉजिटिव में जाएगा, ओके ठीक है, ये बात सही है, लेकिन इससे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। मैं कह रहा हूं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सोचो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। -20 अपने इलेक्ट्रॉन +10 को देगा, बिल्कुल सही। दोनों का एवरेज निकाल लें, -20 और 10 का एवरेज। आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन लॉजिक मतलब जो प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हो उससे भी आंसर आ ही रहा है। मैं कह रहा हूं आप जो बातें बोल रहे हो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं कई लोगों के। आपको ये सोचना है कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई हो रहा है, बस मैं इतना जानना चाह रहा हूं। एक्चुअल में यहाँ टोटल 30 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो 30 इलेक्ट्रॉन नहीं है, -20 का मतलब है 20 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सॉरी, और यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन कम है। बिल्कुल सही बात है कि -10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो दोनों में जाएंगे, तो एक में -5 जाएगा, -5 जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। मैं आंसर गलत बोल ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक्चुअल में अपने अभी तक फिजिक्स जो पढ़ी है, चार्जेस के बारे में जो पढ़ा, उसका कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हो। यस, लॉ, आप क्या यूज कर रहे हो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि अगर आप दो बॉडीज के बीच में चार्ज को ट्रांसफर करते हो तो चार्ज हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है। यानी इन दोनों बॉडीज पर पहले जो टोटल चार्ज है और जो बाद में टोटल चार्ज है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। मैं बस यही जानना चाह रहा था, क्योंकि अगर ये जान गए ना तो अब मैथ बड़ी सिंपल हो जाएगी। देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे चार्ज कंजर्वेशन। तो टोटल चार्ज बिफोर कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल चार्ज आफ्टर कॉन्टैक्ट। तो टोटल चार्ज बिफोर कॉन्टैक्ट कितना है? अरे 1 + 10 है, दूसरा -20, तो एडिटिव प्रॉपर्टी लगा दो। और टोटल चार्ज बाद में कितना है? एक पे Q, दूसरे पे भी Q, तो Q + Q, 2Q आ गया। ये कितना बचा? -10 माइक्रोकूलम। ये आ गया 2Q, तो Q की वैल्यू क्या आई? -5 माइक्रोकूलम। यानी अब दोनों के ऊपर जो चार्ज आएगा वो कितना कितना हो जाएगा? -5 -5। अब दोनों फोर्स के बीच में रेशियो निकाल लोगे, डिस्टेंस दोनों के बीच में अभी भी कितनी है? आ रही तो है, कितना आ रहा है? -8:1। अच्छा, -8:1 आने का मतलब क्या? अगर आपने रेशियो निकाला तो रेशियो -8:1 आ रहा होगा। भाई ये दोनों F2 निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो F2 और F1 के बीच में जो रेशियो आ रहा है वो -8:1 आ रहा है। F2/F1 निकालना है ना अपने को, F1 to F2 निकालना, सॉरी, F1 पहले यहां रहेगा, F2 यहां रहेगा। तो ये 8:1 आ रहा है, -8:1 का मतलब क्या है? सिंपल सा बात, पहले जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर का है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, बाद में कैसा है? आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। पक्का ये आइडिया समझ में आ गया है? आज इतनी रखेंगे भाई।